मेरा नाम राधा है। यह नाम मेरे पूर्वजों ने मेरी पहचान के रूप में मुझे दिया था, इस आशा के साथ कि मैं भी प्रेम और त्याग की ऐसी ही मिसाल बनूंगी। परंतु जीवन के गहरे रहस्यों का कौन अनुमान लगा सकता है। मैं भारत के एक छोटे लेकिन प्राचीन शहर देवपुर की रहने वाली हूँ, जहाँ परंपराओं की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं। मेरी शादी रोहित से हुई, जो एक बुद्धिमान और कर्मठ सरकारी अधिकारी थे। उनकी आंखों में एक चमक थी, एक सपना था कि वे अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दे सकें। मुझे उनका यह संघर्ष बहुत पसंद था। शादी के बाद हमारे जीवन में एक नई दिनचर्या जुड़ गई। रोहित के सरकारी दौरे, जो अक्सर विदेश में होते, 4 से 6 महीने तक चलते। ये दौरे देखने में तो उनकी मेहनत का फल थे, परंतु उनकी स्वीकृति के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जो मेरी सत्ता से जुड़ी थी। रोहित जब भी कोई नया दौरा आने वाला होता, तो एक विशेष अंदाज में मेरे पास आते। उनकी आंखों में एक बेचैनी, एक विनती होती और वे धीमी आवाज में कहते, रानी, एक महत्वपूर्ण दौरा है, 6 महीने के लिए किसी बड़े देश का। साहब को निमंत्रण देना होगा। उनके लहजे में छिपे इस निमंत्रण का अर्थ मैं तुरंत समझ जाती। इसका मतलब था कि मुझे अपने आप को उनके वरिष्ठ अधिकारियों और कभी कभी तो बड़े बड़े मंत्रियों के सामने प्रस्तुत करना होगा। यह एक ऐसा सिलसिला था जो हमारी शादी के शुरू से ही चल पड़ा था। पहले ये दौरे छोटे होते थे, शायद 2 महीने के लिए। परंतु जैसे जैसे रोहित की पदोन्नति होती गई और वे वरिष्ठ पदों पर नियुक्त होते गए, ये दौरे लंबे होते गए और उनकी आर्थिक मूल्य भी बढ़ता गया। हर दौरे की स्वीकृति के लिए मुझे उन प्रभावशाली हस्तियों से मिलना पड़ता था। शुरुआत में मेरा मन इस बात पर राजी नहीं होता था। मैं एक पारंपरिक घराने की बेटी थी, जहां सम्मान और मर्यादा को हर चीज पर प्राथमिकता दी जाती थी। मैंने कई बार रोहित से मना किया, आंसू बहाए, विनती की, परंतु रोहित के चेहरे पर छाई निराशा और उनकी मजबूरी का एहसास मुझे हर बार इस मार्ग पर ले जाता। वे कहते, राधा, ये हमारे भविष्य के लिए आवश्यक है, हमारे परिवार की उन्नति के लिए। और मैं उनकी बात मान लेती। ये निमंत्रण कभी दिल्ली के किसी पंचतारा होटल के शानदार कमरों में होते थे और कभी चेन्नई के किसी सरकारी अतिथि गृह की भव्य इमारतों में। हर बार एक नया चेहरा, एक नई मांग। मैं अपनी झिझक और लज्जा को दिल में दबाकर एक रानी का किरदार निभाती थी, जो अपने पति के लिए सब कुछ करने को तैयार है। वर्ष 2022 की एक उज्ज्वल सुबह की बात है। रोहित कार्यालय से आए और उनकी आंखों में सामान्य से अधिक चमक थी। रानी, ताजिकिस्तान के लिए 6 महीने का दौरा आ गया है, उन्होंने उत्साहपूर्ण लहजे में कहा, और इस बार सीधे मंत्री जी से मिलना होगा। मेरे दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई, परंतु अब मैं इन सब की आदी हो चुकी थी। सितंबर 2022 में हम दोनों ताजिकिस्तान के लिए रवाना हुए। सरकारी दौरे थे, इसलिए रहने और सभी सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती थीं। हमें बस अपने कपड़े और व्यक्तिगत सामान साथ लेना होता था। मैं भारत से जाते हुए अपनी प्यारी गुलाबी रंग की कांजीवरम साड़ी पहने हुए थी, जिस पर सुनहरे धागे का सुंदर काम हुआ था। मैं हमेशा कोशिश करती थी कि अपने पहनावे से अपनी भारतीय पहचान को बनाए रखूं, चाहे मैं किसी भी देश में हूं। हम दिन के 11:40 पर हवाई अड्डे से रवाना हुए और शाम 4 बजे के करीब ताजिकिस्तान के शहर दुशांबे पहुंचे। हवाई अड्डे पर कार्यालय का एक फुर्तीला और विनम्र चालक और साथ में एक प्रोटोकॉल अधिकारी हमें लेने आए थे। उनके चेहरों पर मेहमान नवाजी का भाव स्पष्ट था। वे हमें सीधे एक बहुत ही शानदार सरकारी फ्लैट पर ले गए। चालक ने बड़ी कुशलता से हमारे 4 बड़े सूटकेस फ्लैट में पहुंचाए। फ्लैट की सजावट बहुत सुंदर थी और हर चीज करीने से रखी थी। चालक ने बताया कि शाम का भोजन होटल में होगा और उसके बाद हमें पूर्ण आराम का अवसर मिलेगा। हम फ्लैट में अपना सामान रखते ही थे कि थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर घंटी बजी। रोहित ने दरवाजा खोला तो सामने हमारी पुरानी सहेली नीता भाभी खड़ी थीं। नीता भाभी और उनके पति अंकल जफर से हमारी कतर में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। वे लोग भी संयोग से यहीं ताजिकिस्तान में नियुक्त थे और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वे हमारे ठीक सामने वाले फ्लैट में ही रहते थे। नीता भाभी ने रोहित को देखकर एक लंबी सी भैया ये कहीं और रोहित से ऐसे गले मिली जैसे वे उनके अपने भाई हों। उनकी गर्मजोशी से मिलने के बाद वह फ्लैट के अंदर आईं और मेरे पास आकर बैठ गईं। चूंकि आज शुक्रवार का दिन था और रोहित को तो कार्यालय जाना ही था, नीता भाभी ने आते ही हालचाल पूछा और फिर एक खुशनुमा मुस्कान के साथ बोली, मैंने आप लोगों के लिए चाय का प्रबंध किया है। जफर जी ने बताया था कि आप लोग आ जा रहे हो, तो मैंने सोचा चाय तैयार रखूं। क्यों ना आप लोग हमारे सामने वाले फ्लैट में आ जाओ, वहाँ हम सब मिलकर चाय पीते हैं और खूब गपशप करते हैं। चूंकि हमने पहले भी उनके साथ काफी समय बिताया था और उनसे हमारी बेतकल्लुफी थी और जब भी भारत आते तो जरूर मिलते थे, इसलिए हमें उनके साथ उठने बैठने में कोई झिझक नहीं थी। नीता भाभी भी काफी खुले विचारों वाली और हंसमुख महिला थीं। अंकल जफर और रोहित दोनों का स्वभाव भी बहुत मिलता जुलता था। अंकल जफर अभी कार्यालय में थे, वे आने वाले थे। हमने नीता भाभी के साथ उनके फ्लैट में खूब स्वादिष्ट चाय पी
और भारत की पुरानी यादों को ताज़ा किया। लगभग 2 घंटे बाद अंकल जफर भी आ गए। वे भी हमसे बहुत गर्मजोशी से मिले और अपने पारंपरिक पंजाबी अंदाज में बोले, ओए रोहित, किथे गायब हो गया सी? बड़ा याद कीता तेनू। अरे रोहित, कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें बहुत याद किया। खूब हंसी मजाक हुआ और पुरानी यादें ताज़ा हुईं। काफ़ी देर यूं ही बातों में गुजर गई। फिर अंकल जफर ने कहा कि शाम का भोजन होटल में है। रात 8 बजे उन्होंने कहा, बस तैयार हो जाओ, रात्रि भोज पर जाना है। रोहित ने पूछा, कौन कौन होगा? तो उन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए, जिनमें कार्यालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी और उनकी पत्नियां शामिल थीं। हम फिर अपने फ्लैट में आकर तैयारी करने लगे। यूं हम 8 बजे रवाना हुए। नीता भाभी ने एक खूबसूरत चमकीला सलवार कमीज पहन रखा था। मैंने एक साधारण परंतु सुंदर नीली साड़ी का चुनाव किया था। मैं साथ यह भी बता दूं कि नीता भाभी बहुत ज्यादा रूपवान तो नहीं थीं। उनका रंग गेहुआं था, परंतु उनके बाल बहुत लंबे, घने और काले थे, जो उनके व्यक्तित्व को चार चांद लगाते थे। बहरहाल, हम होटल पहुंचे। रात्रि भोज पर कुछ पुराने परिचितों और कुछ नए लोगों से मुलाकात हुई। वहां भारतीय राजदूत महोदय और उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद थीं। राजदूत महोदय की पत्नी माधवी जी एक बहुत ही सुसंस्कृत और शिक्षित महिला थीं। उनसे भी अच्छी बातचीत हुई और वातावरण बहुत खुशनुमा था। आज हमारा पहला दिन और पहली मुलाकात थी, इसलिए ज्यादातर औपचारिक बातें ही हुईं। नई जगह, नए संबंध और एक नई आशा। 1 सप्ताह बीत गया। मैं और नीता भाभी की दोस्ती और गहरी हो गई थी। हम दिन भर खूब गपशप करती रहती थीं। चूंकि उन्हें यहाँ काफी समय हो गया था, इसलिए उन्हें बाजार और मंडी की सभी जगहों का पता था। दिन 12 बजे कार्यालय की गाड़ी आती थी और हम दोनों शहर की सैर और खरीदारी के लिए निकल पड़ती और शाम को वापस आती। नीता भाभी मुझे स्थानीय बाजारों में ले जाती, जहां मैं ताजिकिस्तान के पारंपरिक वस्त्र और हस्तशिल्प देखती। मुझे वहां की संस्कृति बहुत दिलचस्प लगी। 1 सप्ताह बीतने के बाद एक दिन रोहित कार्यालय में थे और अंकल जफर घर पर। वे उस दिन कार्यालय नहीं गए थे। उनकी तबीयत कुछ नासाज थी। दिन 1 बजे के करीब दरवाजे की घंटी बजी। मैं उस समय स्नानघर में स्नान कर रही थी। मुझे पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद मोबाइल पर नीता भाभी का फोन आया। वह कहने लगीं, हम आपकी तरफ आ रहे हैं। हमने दरवाजे की घंटी बजाई मगर आपने दरवाजा नहीं खोला। सब खैरियत है ना? मैंने हंसकर कहा, आ जाओ, मैं अभी आती हूँ। 1 मिनट के अंदर वे दोनों पति पत्नी आ गए। अंकल जफर के चेहरे पर थकावट स्पष्ट थी, परंतु वे फिर भी हंसमुख नजर आए। कुछ देर उनसे रोहित के कार्यालय के काम और यहाँ के हालात के बारे में बातें हुईं, फिर वे दोनों चले गए। शाम को जब रोहित देर से कार्यालय से वापस आए, तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वे कहने लगे, आज जफर कार्यालय नहीं आया था, तो मैंने उसे फोन किया तो वह कहने लगा, बस तबीयत में सुस्ती है। तब मैंने कहा कि राधा आज घर पर है, इसलिए वह फिर तुम्हारे पास आ गया। इसी तरह हमारे दिन गुजरते रहे, नए लोगों से मिलना जुलना, संस्कृति को समझना। एक दिन रोहित ने कार्यालय से फोन किया। वे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। उनकी आवाज में एक ऐसी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। रानी, बधाई हो, कतर की पोस्टिंग आ गई है, और वह भी राजदूत के पद पर। उन्होंने उत्साहपूर्ण लहजे में कहा, ये सब हमारी मेहनत का परिणाम है, तुम्हारी कुर्बानियों का फल है। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और संतोष का मिला जुला एहसास उभरा। शाम को कार्यालय से आते समय वे मेरी पसंद की बेसन की बर्फी और एक खूबसूरत चमकीली बनारसी साड़ी भी लाकर दिए। बनारसी साड़ी का रंग मेरा पसंदीदा गहरा नीला था और उस पर सुनहरी झरी का काम चमक रहा था। घर आते ही मुझे कहने लगे, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। मैंने पूछा, जाना कब है? कहने लगे, बस कागजात की तैयारी में सप्ताह 10 दिन लगेंगे। और यह पद भी बहुत अच्छा था, मतलब कि मेरी पदोन्नति भी हो गई थी। मैं भी बहुत खुश हुई, क्योंकि उस समय तक हमारा कोई बच्चा नहीं था, बस हम दोनों ही थे। रोहित की खुशी मेरी खुशी थी। रानी, आपकी भी रानी है, मंत्री महोदय के दरबार में। फिर रात को जब हम शांति से बैठे थे तो रोहित ने मुझसे कहा, रानी, उस मंत्री महोदय का धन्यवाद करने जाएंगे जिन्होंने मेरी सहायता की। मैंने कहा, ठीक है, अवश्य चलेंगे। मैंने पूछा, किस साहब का घर है? उन्होंने कहा, वे पुराने साहब तो चले गए, उनकी जगह दूसरे सचिव महोदय आ गए हैं, लेकिन हमें मंत्री महोदय से मिलना है। मुझसे पूछा, अच्छे व्यक्ति हैं ना? मैंने कहा, जी बिल्कुल। उनसे मिलकर बहुत सकारात्मक प्रभाव मिला था। रोहित जाने की तैयारियों में व्यस्त थे और मैं साथ साथ खरीदारी करने में उनका हाथ बटा रही थी। हमने मंत्री महोदय के लिए कुछ विशेष उपहार खरीदे, जिनमें एक सुंदर कश्मीरी शाल और एक उत्तम प्रकार का सुगंधित इत्र ऊद शामिल था। यूं 20 दिन तैयारी में गुजर गए। तीसरे सप्ताह
मेरे रोहित ने कहा कि अब बस 5 दिन रह गए हैं जाने में। क्या ख्याल है, मंत्री महोदय से मुलाकात का समय लें? मैंने कहा, आपको जैसा उचित लगे, आप बेहतर समझते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है। मंत्री महोदय ने अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर दिया हुआ था। रोहित ने उस समय नंबर मिलाने की कोशिश की, परंतु उन्होंने फोन नहीं उठाया। हम थोड़े चिंतित हुए, परंतु रात 11 बजे अचानक मंत्री महोदय का फोन आया। रोहित ने तुरंत फोन उठाया। मंत्री महोदय से बात करते हुए रोहित के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपने मेरी सहायता की और मेरी पोस्टिंग में सहयोग किया। मंत्री महोदय ने कहा, रोहित साहब, ऐसी कोई बात नहीं, ये आपका अधिकार है, आपकी मेहनत का फल है। फिर रोहित ने कहा, मंत्री महोदय, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, मुलाकात हो सकती है क्या? मंत्री महोदय ने हंसते हुए कहा, अवश्य आ जाए, मेरे लिए खुशी की बात होगी। फिर मेरे रोहित ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी जब उन्होंने कहा, मंत्री महोदय, मेरी रानी भी आपसे बात करना चाहती है। मंत्री महोदय ने मुस्कुराकर कहा, अवश्य अवश्य, रानी साहिबा से मिलकर खुशी होगी। फिर रोहित ने मुझे फोन दिया। मैंने हाथ के इशारे से रोहित से पूछा कि मैं क्या बात करूं। रोहित ने धीरे से कहा, बात करो, धन्यवाद अदा करो, बस। मैंने फोन कान से लगाया और मंत्री महोदय को प्रणाम किया। पूछा, सर, आप कैसे हैं? और साथ ही कहा, सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे रोहित का काम हो गया और उन्हें विदेश में पोस्टिंग मिली। मंत्री महोदय ने बड़े स्नेहपूर्ण लहजे में कहा, नहीं नहीं बेटी, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो आपके रोहित का अधिकार है। इसके अलावा तो सारा श्रेय आपको जाता है, आपकी हिम्मत और सहयोग का। मुझे तो उलटा आपका धन्यवाद अदा करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, रानी, जब भी चाहो भारत आओ तो जरूर मिलने आना। आने से पहले मुझे अपने व्यक्तिगत नंबर पर फोन किया करना, हम मिलेंगे। मैंने कहा, अवश्य सर, आपका आदेश। फिर मोबाइल रोहित को दिया। रोहित ने बात जारी रखी, सर, आपके साथ मुलाकात करनी है, रानी भी मेरे साथ आएगी। मंत्री महोदय ने ठहाका लगाया और कहा, स्वागतम स्वागतम। फिर मैं रात्रि भोज पर आप दोनों को आमंत्रित करता हूँ। रविवार की रात 8 बजे मिलेंगे। रोहित ने कहा, सर, ठीक है, हम जरूर आएंगे। उस दिन बुधवार था। फिर मोबाइल बंद होने के बाद रोहित ने मेरी तरफ देखा और कहा, रानी ठीक है ना? मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल ठीक है रोहित। शनिवार के दिन रोहित ने कहा कि आज शाम को एक महत्वपूर्ण समारोह में जाना है, पार्लर जाकर अच्छी तरह से तैयारी कर लो। रोहित ने खुद मुझे एक उच्च स्तरीय पार्लर पर छोड़ा और कहा कि 3 घंटे बाद लेने आऊंगा, क्योंकि पार्लर वालों ने कहा 3 से 3.5 घंटे लग सकते हैं। रोहित ने जाते हुए कहा, आज चूड़ीदार पाजामा पहन लेना, साथ में हरे रंग की कुर्ती और ऊपर से हल्का सा जालीदार दुपट्टा ओढ़ लेना। मैंने पार्लर में खूब समय लगाया और अपने आप को खूब संवारा। मेरे बालों को सुंदर अंदाज में सजाकर हल्का मेकअप किया और एक सुंदर सी बिंदी भी लगाई। यूं 10:30 बजे पार्लर से तैयार होकर हम मंत्री महोदय की तरफ रवाना हुए। रोहित ने मुझे बताया कि मंत्री महोदय का ठिकाना शहर के एक पॉश इलाके के एक बड़े होटल में है। रास्ते में मंत्री महोदय का फोन आया। पूछा, क्या कार्यक्रम है रोहित? रोहित ने कहा, सर, हम रास्ते में हैं, बस 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। मंत्री महोदय ने कमरा नंबर 11 में आने को कहा। रोहित ने पहले से मंत्री महोदय के लिए विशेष रूप से एक महंगा केक, एक फ्रांसीसी परफ्यूम और एक बेहतरीन जैकेट खरीदा था। यूं हम 11:15 बजे होटल पहुंचे। गाड़ी पार्क करते समय रोहित ने मंत्री महोदय को फोन किया कि हम पहुंच गए हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि आ जाओ, मैं कमरे में ही प्रतीक्षा कर रहा हूं। हम कमरा नंबर 11 पहुंचे तो दरवाजा हल्का सा खुला था। हम अंदर गए तो मंत्री महोदय ने खड़े होकर हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान थी। फिर हम सोफे पर बैठ गए, जो बहुत आरामदायक था। रोहित ने अपने हाथ से खरीदे हुए उपहार मंत्री महोदय को दी और धन्यवाद अदा किया। मंत्री महोदय ने एक एक उपहार को ध्यान से देखा और प्रशंसा की। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रोहित साहब, मैं तो रानी का धन्यवाद अदा करूंगा कि इतनी सुंदर रूपवान रानी मेरी तरफ आई है। मेरे रोहित ने तुरंत कहा, सर, आप जब भी आदेश देंगे रानी उपस्थित होगी, यह आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी। मंत्री महोदय ने एक गहरी सांस ली और संतोष से एक्सेक्टली और थैंक्स बोला। कुछ स्वादिष्ट फल पहले से मेज पर सलीके से रखे थे, जिनमें अंगूर, सेब और अनार शामिल थे। मंत्री महोदय ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, रानी, आप ले लें, आप तो हमारी विशेष मेहमान हैं। फिर मेरी सुंदरता और मेरे वस्त्रों की प्रशंसा करने लगे और कहा, मुझे ऐसा पारंपरिक भारतीय वस्त्र बहुत अच्छा लगता है, यह आप पर बहुत जच रहा है। 8 घंटे तक गपशप चलती रही। बातों ही बातों में समय का पता ही न चला। फिर रोहित उठे और कहा, सर,
मुझे थोड़ा सा कार्यालय का काम याद आ गया है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप लोग बातचीत जारी रखें। यह कहकर वे बाहर चले गए। रोहित के जाते ही मंत्री महोदय मेरे करीब आकर बैठ गए और कहने लगे, आपके रोहित का धन्यवाद कि अब हमसे मिलने आए। उनका लहजा बदल चुका था, उसमें एक आत्मीयता और आत्मीयता से बढ़कर कुछ और था। मैंने केवल मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद मेरा रोहित आया और हमने मंत्री महोदय से अनुमति ली। मंत्री महोदय ने हमें दूसरे कमरे में सोने के लिए कहा, जो हमारे लिए पहले से तैयार था। सुबह जिस समय आंख खुली तो दिन के 11 बज चुके थे। मैं उठी, ताज़ी हुई, तब तक मंत्री महोदय भी हमारे कमरे में आ गए, अपने विशिष्ट अंदाज में मुस्कुराते हुए। फिर मंत्री महोदय ने नाश्ते का आदेश दिया, जिसमें गर्मागर्म पराठे, स्वादिष्ट दही और सुगंधित चाय शामिल थी। उन्होंने अपने 5 मोबाइल फोन जो रात को बंद किए थे चालू कर दिए। एक मोबाइल चालू था जिस पर बार बार फोन आ रहे थे, जो कि उनके घर से थे। नाश्ते के बाद जब हम जाने लगे तो मंत्री महोदय ने मुझे कहा, रानी, मैंने तुम्हें कोई उपहार नहीं दिया, ये कैसे हो सकता है? यह कहकर उन्होंने 5,000 रुपये के भारतीय नोट दिए, जो मैं लेना नहीं चाहती थी। मैंने हाथ जोड़े और मना किया, परंतु उन्होंने मुझे जोर से दिए और कहा, यह तुम्हारे लिए है। फिर उन्होंने कहा, फिर मिलेंगे। फिर विदा कहा और मेरे रोहित का धन्यवाद अदा किया और कहा, जो भी काम हो रोहित, जरूर फोन किया करो। और यूं हम घर रवाना हुए। मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन और बेचैनी थी। खुशियां और एक नई भोर का आरंभ। दूसरे सप्ताह रोहित कतर रवाना हो गए और मुझे कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर अब मेरे पास आओगी, बस अब तैयारी शुरू करो। ये कहकर वे चले गए। मुझे उनके जाने के बाद उन पलों की याद आई जो मंत्री महोदय के साथ बीते थे। 1 माह और 20 दिन बाद मुझे बुलाया गया। जाते समय मैंने गर्भावस्था का परीक्षण कराया तो वह सकारात्मक था, मतलब कि मैं मां बनने वाली थी। ये खबर सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और डर का मिला जुला एहसास उभरा। कोई 10 दिन ज्यादा हो गए थे। यूं मैं 1 माह 20 दिन के बाद कतर रोहित के पास रवाना हुई। कतर पहुंचकर मेरी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। यूं दिन और महीनों में बदलने लगे और फिर हर माह बाद डॉक्टर से जांच कराने लगी। रोहित भी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने मुझे हर तरह से सुविधा प्रदान की। फिर रोहित ने कहा कि क्या डिलीवरी यहीं कतर में करनी है या भारत जाना है। मैंने सोचा कि यहाँ की सुविधाएं बेहतर हैं और रोहित भी यहीं है। बहरहाल निर्णय यही हुआ कि डिलीवरी कतर में ही होगी। और फिर एक दिन हमद इंटरनेशनल अस्पताल में भगवान ने हमें एक प्यारी सी बच्ची प्रदान की। हमने उसका नाम आरोही रखा, जिसका अर्थ होता है तरक्की या सुरों का उत्थान। हम दोनों अत्यधिक प्रसन्न थे। आरोही की पैदाइश ने हमारी जिंदगी को एक नई रोशनी और नया उद्देश्य दिया। मैंने अपने सभी संशय और परेशानियां भुला दी थीं। दिन गुजरते रहे, सप्ताह महीनों और वर्षों में बदलने लगे। आरोही धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और हमारी जिंदगी का केंद्र बन गई थी। रोहित अक्सर कार्यालय से देर से आते थे। काम की जिम्मेदारियों की वजह से उस दिन वे बहुत थके थके लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है, आज काफी थके लग रहे हो? कहने लगे, एक पद है कतर के लिए, उसके लिए आवेदन किया है। प्रार्थना करो कि कतर का यह काम हो जाए और स्थिति भी बहुत अच्छी है, यह हमारी जिंदगी बदल देगी। मैंने कहा, भगवान सब अच्छा करेंगे, परेशान न हो। उसको मैंने चाय पिलाई और सांत्वना दी। पुनः वही मार्ग, वही अपेक्षाएं। दूसरे दिन 1 बजे रोहित ने फोन किया कि राधा, तैयार हो जाओ, मंत्री से मिलने उनके कार्यालय चलेंगे। उस दिन मैं सुबह से घर की साफ सफाई में व्यस्त थी, क्योंकि हमारी काम वाली चाची, जिसका नाम शांति था, 1 सप्ताह से नहीं आ रही थी। घर का बुरा हाल था, परंतु रोहित का आदेश था और उनके आदेश से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं था। रोहित ने कहा, चालक लेने आ रहा है। मैंने पूछा, कौन सा वस्त्र पहनना है? कहा, जीन्स और शर्ट पहनो, जरा आधुनिक और खुले विचारों वाली लगो। मैंने कहा, ठीक है। बाकी घर का काम उसी तरह छोड़ दिया। स्नान घर में गई, स्नान किया और अपनी सबसे अच्छी जीन्स और एक खूबसूरत काले रंग की रेशमी शर्ट पहनी। अच्छी सुगंधित परफ्यूम लगाई, हल्का मेकअप किया ताकि चेहरा ताज़ा लगे और फिर गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगाई जो रोहित को बहुत पसंद थी। इतने में दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने पूछा, कौन? जवाब आया, कार्यालय से सर ने भेजा है आपको लेने के लिए। मैंने कहा, बस अब गाड़ी में बैठी रहो, मैं आती हूँ। रोहित को फोन किया कि चालक पहुंचा। मैंने कहा, जी अभी आया है। कहा, ठीक है। पूछा, क्या पहना है? मैंने कहा, जीन्स और शर्ट। कहा, ठीक है। चालक के साथ आ रही हो तो गले में हल्का दुपट्टा अवश्य लो, भारतीय महिलाओं की पहचान है। मैंने कहा, ठीक है। फिर जब मंत्री के कार्यालय में जाएंगे तो फिर दुपट्टा पर्स में रखना, ताकि अधिक आधुनिक लग सकूं। मैंने कहा, जी ठीक है। मेरे दिल में एक अजीब सी उथल पुथल चल रही थी।
मैं 2:45 बजे रोहित के कार्यालय पहुंची। चालक ने गाड़ी रोकी और कहा, मैम अब गाड़ी में बैठी रहें, सर को बुलाता हूँ। थोड़ी देर बाद रोहित भी आ गए और मेरी पिछली सीट पर बैठ गए। हम मंत्री के कार्यालय पहुंचे। गाड़ी से उतरकर मैंने दुपट्टा तुरंत उतारा और पर्स में रखा। रोहित के साथ मंत्री के कार्यालय में गए। मुलाकात का समय निर्धारित था। पीए ने कहा, आप अंदर पधारें। जब हम अंदर गए तो रोहित के साहब पहले से बैठे थे। वहां एक और जोड़ा भी था जो कि मेरे रोहित के कार्यालय में अच्छी स्थिति पर था। उस लड़की का पति भी मेरे रोहित के साथ कार्यालय में वरिष्ठ पद पर था। उसकी पत्नी ने भी खूब तैयारी की थी। बिल्कुल हल्के और भड़कीले कपड़े पहने थे। एक चमकदार पश्चिमी वस्त्र में सजी हुई थी। बहरहाल थोड़ी देर बाद वे दोनों उठकर चले गए। अब कमरे में मैं, मेरा रोहित और उनके साहब मंत्री के कार्यालय में थे। मंत्री महोदय ने पीए को बताया, किसी को अंदर नहीं आने देना, हम अभी महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं। मंत्री ने रोहित के साहब से कहा, सर, ये हमारे कार्यालय के अनुभवी अटैची हैं और विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं और बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। इनके बारे में मैंने आपके साथ पहले भी जिक्र किया था। इस समय ये राजदूत बनने वाले हैं और इनकी माशाअल्लाह बहुत अच्छी और सुंदर पत्नी है। मंत्री महोदय ने भी मेरी प्रशंसा की। उनकी आंखों में एक विशिष्ट चमक थी। फिर चाय मंगवाई गई, साथ में भारतीय नमकीन और मिठाइयाँ भी रखी गईं। मंत्री महोदय ने मेरा नाम पूछा। रोहित ने कहा, राधा नाम है, लेकिन प्यार से सब रानी बोलते हैं। मंत्री महोदय ने हंसकर पूछा, किसकी रानी? रोहित के साहब ने तुरंत बोला, सर, ये तो आपकी भी रानी है। मंत्री महोदय ने पूछा, रानी स्वयं क्या कहती है? मेरे रोहित ने कहा, सर, ये तो कुछ नहीं कहेगी। मंत्री महोदय ने एक अर्थपूर्ण दृष्टि डाली और पूछा, क्या मतलब? रोहित ने मुझे कहा, सर को स्वयं बताओ रानी। मैंने स्वयं कहा, सर, मैं आपकी भी रानी हूं। मंत्री ने हंसकर पूछा, ये कब से रानी बन गई? साहब ने कहा, जब आप आदेश दें सर। थोड़ी देर बैठे रहे और फिर मंत्री महोदय ने कहा, दोपहर का भोजन होटल चलेंगे। मेरे रोहित ने कहा, ठीक है। उस समय 4:30 बज रहे थे। साहब ने कहा, अब दोनों पति पत्नी अपनी गाड़ी में जाओ और हम दोनों साथ आ रहे हैं। मंत्री महोदय ने होटल में फोन किया कि एग्जीक्यूटिव रूम है। शायद वहां से हाँ का जवाब आया। तो मंत्री महोदय ने कहा कि एक एग्जीक्यूटिव रूम भी मेरे नाम से बुक करो, निजी होना चाहिए। यूं हम सब होटल चले गए। पहले हम होटल पहुंचे तो मालूम किया कि मंत्री महोदय ने कौन सा रूम बुक किया है। रिसेप्शन वाली महिला ने कमरा नंबर 4 बताया और स्वयं साथ चली आई, जो कि एक निजी और शानदार स्वीट था। कोई 10 मिनट बाद मंत्री महोदय और साहब आ गए। साहब ने जूस का ऑर्डर दिया, साथ में कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स भी मंगवाए। थोड़ी देर गपशप चलती रही, फिर जूस आ गया। साहब और मेरा रोहित उठे और कहा, अच्छा, आप लोग रहो, हम भोजन का कहकर आते हैं। और वे दोनों बाहर चले गए। कमरे में मैं और मंत्री महोदय रह गए थे। मैं कुर्सी पर बैठी थी। मंत्री महोदय ने मुझे मुस्कुराकर कहा, आ जाओ, यहाँ सोफे पर बैठो, यहाँ आरामदायक है। मैं उठी और सोफे पर बैठ गई, जो उनके बिल्कुल करीब था। समय देखा तो 2 घंटे बीत गए थे और पता भी नहीं चला था। फिर साहब और रोहित को फोन किया, वे आ गए। फिर हमने भोजन किया, जो बहुत स्वादिष्ट था, और हम घर आ गए। रोहित ने पूछा, कैसा रहा? मैंने सारी विस्तार से बताया, हर एक बात, हर एक इशारा। रोहित के चेहरे पर एक अजीब सी विजयी मुस्कान थी। रात्रि की महफिलें और छिपी हुई सच्चाइयां रोहित मुझे कार्यालय के हर समारोह और पार्टियों में ले जाते थे। ये पार्टियां केवल औपचारिक नहीं होती थीं, बल्कि ये एक तरह से अधिकारियों और उनके परिवारों के बीच संबंधों को मजबूत करने का माध्यम थीं। इसलिए सभी अधिकारियों की पत्नियां भी आती थीं और एक से बढ़कर एक सुंदर, फैशनेबल और हर प्रकार के वस्त्रों में आती थीं। कोई पैंट शर्ट में, कोई ट्राउजर में, कोई सलवार कमीज और कोई साड़ी में आती थी। मैंने भी समय के साथ खुद को बदलना शुरू कर दिया था। रोहित भी मुझे यही कहते कि हल्के और आधुनिक कपड़े पहना करो, राधा। यही आधुनिक और एक उच्च वर्ग की पहचान है। पार्टियां अक्सर देर रात तक चलती थीं और खाना पीना, नाच गाना और हंसी मजाक सब कुछ होता था। मैं भी इन महफिलों में एक हिस्सा बन चुकी थी। देखने में प्रसन्न और संतुष्ट लगती थी। गर्मियों के दिन और भीषण गर्मी चल रही थी। कतर में तो विशेष रूप से। कार्यालय के अतिथि गृह में कोई महत्वपूर्ण समारोह हो रहा था, जिसमें बहुत बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भी आने वाले थे। 2 दिन पहले रोहित ने मुझे कहा कि समारोह में जाना है, खूब उन्नत और बहुत हल्के कपड़े पहनना, क्योंकि इसमें बड़े बड़े अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां होंगी। मैं उस दिन पार्लर से तैयार होकर आई और इस तरह तैयार हुई जिस तरह रोहित ने कहा था। मैंने एक बहुत ही हल्के फुल्के परंतु सुंदर रेशम की साड़ी पहनी थी, जिस पर मोतियों का बारीक काम था। मेरे बालों को सुंदर अंदाज में ऊपर बांधा गया था और मेकअप ऐसा था जो मेरी आंखों की चमक को बढ़ा रहा था।
जब हम समारोह में पहुंचे तो सभी महिलाएं एक दूसरे के पहनावे की प्रशंसा कर रही थीं। बहुत सारी ने मेरी प्रशंसा भी की और दूसरे अधिकारियों ने भी मेरी सुंदरता और मेरे वस्त्रों की भी प्रशंसा की। एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी ने तो मेरे पास आकर पूछा, राधा जी, आपने ये साड़ी कहाँ से ली? ये तो बहुत ही खास लग रही है। बहरहाल, कार्यक्रम चलता रहा। हल्की फुल्की संगीत चल रही थी और लोग बातचीत में व्यस्त थे। मुझे प्यास लगी तो रोहित ने पानी का गिलास दिया और फिर मुझे अपने साहब श्री वर्मा के पास ले आए। श्री वर्मा एक 65 वर्षीय वृद्ध परंतु अत्यंत फुर्तीले और प्रभावशाली व्यक्ति थे। वे अपनी शक्ति और प्रभाव के लिए जाने जाते थे। वे रोहित से बातों में व्यस्त थे और मैं वहां चुपचाप खड़ी थी। थोड़ी देर बाद रोहित ने मुझे उनके साथ अकेले छोड़कर दूसरे लोगों के पास चले गए, शायद किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने। रोहित के साहब एक सोफे पर बैठे थे। रोहित मुझे उनके बिल्कुल करीब बिठा गए थे। श्री वर्मा ने मेरी प्रशंसा करनी शुरू की। राधा जी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। आपके कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। आपकी सुंदरता का कोई सानी नहीं। मजे की बात यह थी कि ऐसी पार्टी में कोई किसी की तरफ नहीं देखता। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त होता। लोग पेय और नाश्ते का आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर बाद भोजन शुरू हो गया। सभी लोग अपनी प्लेट में भोजन लेते, कोई कुर्सी पर बैठ जाता, कोई खड़े खड़े भोजन करता। मेरे रोहित ने कार्यक्रम समन्वयक से पूछा, कौन सा कमरा खाली है? क्योंकि इस अतिथि गृह में कमरे भी होते हैं जो विशेष मेहमानों के लिए होते हैं। उस व्यक्ति ने कमरा नंबर 203 बताया, जो कि एक निजी और शांत कमरा था। रोहित भोजन लेकर हम दोनों उस कमरे में आए। थोड़ी देर में हम दोनों भोजन करने लगे तो रोहित के साहब श्री वर्मा भी आ गए। वे अपने पीछे किसी वेटर को लेकर आए थे जो उनके लिए प्लेट में भोजन लाया था। हम तीनों साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। बातचीत भी चल रही थी और साथ साथ श्री वर्मा मेरी प्रशंसा भी कर रहे थे। उनकी उम्र कोई 70 वर्ष की होगी, लेकिन वे बहुत सक्रिय और उत्साही थे। इतने में रोहित जूस लेकर आए हम तीनों के लिए। साहब ने जूस का गिलास उठाते हुए कहा, यार रोहित, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे पास बहुत अच्छी और उच्च वर्ग की पत्नी है। रोहित ने धन्यवाद अदा किया। भोजन करने के बाद रोहित बाहर गए, शायद किसी को फोन करने या किसी से मिलने। मैं और श्री वर्मा कमरे में अकेले रह गए। श्री वर्मा ने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम वास्तव में बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने एक गहरी सांस ली और केवल मुस्कुराकर उनका धन्यवाद अदा किया। मेरे दिल में यह एहसास गहरा होता जा रहा था कि रोहित की पदोन्नति का रहस्य केवल उनकी मेहनत नहीं, बल्कि उसके पीछे मेरी खामोश बलिदान भी शामिल है। यह एक ऐसी जिंदगी थी जहां देखने में सब कुछ सुंदर और सफल था, परंतु पर्दे के पीछे की कहानी उतनी ही जटिल और गहरी थी।